Hello and very warm welcome to you. Welcome to झा क्लासेस. सो क्लास 10th के बच्चे आप लोग कैसे हैं? जल्दी से आ जाइए एंड अटेंड दिस क्लास. पिछली क्लास में हमने क्या देखा कि 12th चैप्टर जो कि एरिया रिलेटेड सर्कल है, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे सर्कल से रिलेटेड उसको हमने क्लियर किया था. जितने भी फार्मूलाज इस चैप्टर में हमें यूटिलाइज करना है, चाहे वो एरिया ऑफ सेगमेंट हो, एरिया ऑफ सेक्टर हो, कैसे वो फार्मूला निकला है और किस तरह से इम्प्लीमेंट करें उसको भी हमने सीखा है. यदि किसी भी तरह का क्वेरीज है उस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट करके बताइए. आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट ऑल. ठीक है, तो अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? तो नेक्स्ट टारगेट इज टू मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत. लेकिन एक बात मैं कुछ बातें बता दूं यहाँ पे. फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए, बट जो सेकंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो है कैलकुलेशन. चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 जो कि सरफेस एरिया और एरिया रिलेटेड सर्कल है, इन दोनों चैप्टर में कैलकुलेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. किस तरह से आप कैलकुलेशन करें कि आपका जो है बहुत ही कम समय में आपका स्पीड भी इंपॉर्टेंट है और एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है. दो बातों पे आपको ध्यान रखनी है. वन इज द स्पीड एंड सेकेंड वन इज द एक्यूरेसी. तो यदि आपका ये दोनों क्लियर हो जाता है तो दिस चैप्टर इज नथिंग एट ऑल. क्योंकि इसको बनाना प्रोसेस लगभग सबको ही पता होता है, बट अटकता कहाँ पे है? बीच में, जब कैलकुलेशन करने की बारी आती है. तो आपको फोकस रखना है उसी पार्ट पे. तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. ओके, चलिए. हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी बुक से. तो आप लोग ध्यान से देखिए, बुक आप लोग निकाल के देख सकते हैं या फिर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा भी है. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. दो सर्कल हमारे पास है, दोनों की रेडियस आपको पता है, वन इज 19 एंड द अदर वन इज 9. फिर कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल. क्या कह दिया इसने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको ऐसे सर्कल का रेडियस पता करना है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है. बात समझ आई? क्या कहा? हमारे पास दो सर्कल दे रखा है, दोनों के रेडियस पता है, आपको ऐसे सर्कल का रेडियस चाहिए जिसका सर्कमफ्रेंस जो है इन दोनों के सम के बराबर है. तो आप क्या कहेंगे कि सर हम यदि ऐसा कर लें कि इन दोनों के सर्कमफ्रेंस निकाल के फिर ऐड कर लेते हैं और इक्वल टू में उसको रख देते हैं, फिर निकल जाएगा उसका रेडियस. बात बिल्कुल सही है, वही करने वाले हैं. ओके, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर दिस वन. आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है वो लिखते हैं. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 3. मैं सर्कल 3 यहाँ पे सम वाले पार्ट को कंसीडर कर रहा हूँ 1 2 3 करके. लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूलाज. क्या होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? दैट्स नथिंग बट 2 पाई आर, राइट? तो यूज करते हैं 2 पाई. अब चूंकि हमने सर्कमफ्रेंस 1 सर्कल 1 कंसीडर किया तो रेडियस 1 लेते हैं, 2 पाई R1 प्लस इस वाले में 2 पाई R2 ले लेते हैं बिकॉज सर्कल 2 है ये, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई R3. इज इट ओके? ये बात समझ रहे हो? 1 2 3 में आपको कंफ्यूजन नहीं, चूंकि नेमिंग हमने करी है सर्कल 1 सर्कल 2 सर्कल 3, उसके अकॉर्डिंग भी रेडियस का नाम वैसे रखेंगे. अब क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू हियर? इन दोनों में देखिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताया है. यदि कुछ कॉमन कर सकते हैं कॉम्बिनेशन वाले केस में तो प्लीज़ घबराइए मत, कॉमन करिए पहले.
कैलकुलेशन को इजी बनाएगा। 2 पाई यदि हम कॉमन कर लेते हैं, दिख रहा है आपको दोनों में है, लेट्स मेक इट कॉमन। यदि कॉमन हुआ तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2। इधर से R1 रह गया और इधर से R2। यस यस। राइट साइड में देखिए आपके पास है, सॉरी, राइट साइड में आपके पास है 2 पाई R3। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम कर सकते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया है कि यदि इक्वल टू के दोनों साइड सेम वैल्यू सेम साइन में अवेलेबल हो, सेम वैल्यू कौन से साइन में, सेम साइन में, तो वी कैन कैंसल दैट पार्ट। मतलब 2 पाई और 2 पाई को यहां कैंसिल कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम वैल्यू है, 2 पाई कट सकता है। क्यों कट सकता है, सिंपल समझिए, ये भी मल्टीप्लाई है, इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड, तब तो काटेंगे ही, तो क्यों ना हम यहीं काट लें। तो जो बाद में करें उसको हम एक स्टेप पहले कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R3। अब एक बात ध्यान रखिए कि आपके पास ना वैल्यू भी दे रखी है रेडियस की, तो लगा दें क्या। सो वी आर गोइंग टू पुट दैट वैल्यू नाउ। R1 की वैल्यू आपके पास 19 है, प्लस दूसरी 9 है, इज इक्वल्स टू R3। तो जो R3 की वैल्यू निकल के आ रही है दैट्स 28 सेंटीमीटर। कुछ समझ आया, कुछ भी था इस क्वेश्चन में, वॉज दैट एनीथिंग, कुछ भी नहीं था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे आप एक स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी आता है, इस तरह का क्वेश्चन, 2 का रेडियस पता है, तीसरा निकालना है, तो सिंपल ट्रिक समझिए आप कि दोनों के सर्कमफ्रेंस के केस में दोनों के जो भी रेडियस है आपको ऐड कर दीजिए, दैट विल बी द रेडियस फॉर द नेक्स्ट, मतलब जो सर्कल हमें निकालनी है उसकी। कुछ समझ आया, मीन्स जो आपका कैपिटल R, जो रिजल्टेंट सर्कल है, उसकी जो रेडियस होगी दैट विल बी R1 प्लस R3 इन केस ऑफ सर्कमफ्रेंस, इन केस ऑफ सर्कमफ्रेंस। ये बात आपको हमेशा माइंड में सेव कर लेनी है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। लेकिन कभी कभी अब एक सेकंड क्वेश्चन जो है इसका सेम ही है, बट वहां पे एरिया के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो सर्कमफ्रेंस में तो समझ आ गया कि जो भी रेडियस होगा स्मॉलर वाले को ऐड कर देंगे तो बड़े वाले का आ जाएगा। एरिया के केस में भी यही ट्रिक होता है, बट वहां पे क्या होता है कि रेडियस का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो पाई वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाता है, बट बचता क्या है, यस। तो एरिया के केस में रिजल्ट होता है आर स्क्वायर, यानी कि बड़े वाले सर्कल का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर विल बी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इज इट ओके इन केस ऑफ एरिया? अंतर सिर्फ इतना है, हमने यहां पे स्क्वायर, यदि सिंपल रेडियस चाहिए तो अंडर रूट कर देंगे, R की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इज इट ओके? सो दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू फाइंड एरिया के केस में। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड है इस बेसिस पे, बना लीजिए, यू विल गेट दैट वैल्यू। आई होप कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ आया ये क्वेश्चन? नहीं समझ आया? क्या करना था इसमें, दोनों के चूंकि कह रहा था आपसे कि सर्कमफ्रेंस जो है दोनों सर्कल का, उसका सम करे तो वो तीसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। आपको रेडियस चाहिए ऐसे केस में, तो जो कह रहा कंडीशन वही फॉलो कर लेते हैं। वही किया हमने, 2 पाई R1 2 पाई R2, 2 पाई कॉमन कर ली है, कैंसिल कर दिया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3, वैल्यू पुट करी, R3 इज 28 सेंटीमीटर। तो इससे जो कंक्लूजन निकल के आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, एरिया और सर्कमफ्रेंस के केस में। इज इट ओके? इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, सो रिमेंबर दिस वन। अब चलते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बच्चों को जो है थोड़ी सी मुझे लगती है
मुझे लगता है कि परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें है और कैलकुलेशन जो है इंटरेस्टिंग है। ध्यान से करेंगे तो वैसे कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन इज टॉकिंग एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद 5 स्कोरिंग रीजन। आर्चरी टारगेट, आर्चरी तो देखा ही होगा, तीर धनुष वाला जो मारते हैं एक सर्कुलर सा रीजन। अभी डायग्राम से समझेंगे उसको, बहुत सारे सर्कल्स बने होते हैं एक के बाद एक। ओके, तो आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड, सेंटर से बाहर की तरफ है। कौन कौन से रीजन है? गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ये 5 रीजन बनाए गए। द डायमीटर ऑफ द गोल्ड रीजन इज 21 सेंटीमीटर। सबसे जो सेंटर के पास है उसका पता है आपको डायमीटर, दैट्स 21, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 मीटर वाइड। बाकी के जितने भी बैंड है 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। अब आपको क्या करना है, इन सब के अलग अलग जो है आपको एरिया चाहिए। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे, इसके लिए हमें डायग्राम की जरूरत है। सपोज वी हैव द डायग्राम, दिस इज द सेंटर, ये हमारा हो गया गोल्ड रीजन, जी से लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा बैंड बनाते हैं, लेट्स ड्रॉ दी अनदर बैंड। ये हो गया हमारा जी के बाद कौन सा है? रेड। नेक्स्ट हमारा नंबर 3, सारे कॉन्सेंट्रिक होता है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट वन इज द ब्लू, फर्दर वन मोर नेक्स्ट, एंड दैट वन इज ब्लैक, एंड द लास्ट वन इज द वाइट। तो ये है आपका आर्चरी टारगेट। ध्यान से देखिएगा, सारा खेल यहां से शुरुआत होती है, सेंटर से। सो वी हैव दीज 5 रीजन्स एंड इन सब का हमें अलग अलग एरिया चाहिए। तो कहेंगे सर कौन सी बुरी बात है, सारे सर्कल है, एरिया निकाल लेते हैं। इतना आसान होता तो सब कर लेते हैं, है ना। इतना भी नहीं है, इजी तो है बट नॉट दैट इजी। अब इस देखिए, हमारे पास इसका डायमीटर पता है, वी नो द डायमीटर ऑफ दिस पार्ट, दैट इज ऑफ 10 नहीं 21 है, दैट इज ऑफ 21, राइट। तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर कर लेते हैं। अब बाकी जो विड्थ दे रखे है, बाकी के जो बैंड है उसका विड्थ दे रखी है 10.5। तो देखिए कैसे करेंगे, इसके पीछे टेक्निक क्या है, क्या लॉजिक लगाए कि ये बन जाएगा, एक एक करके निकल जाए। तो देखो गोल्ड वाले का निकालना तो काफ़ी आसान है क्योंकि वो सर्कल है, डायमीटर पता है, रेडियस निकाल लेंगे हाफ करके। तो गोल्ड का एरिया निकालना इज क्वाइट इजी, पाई आर स्क्वायर से। लेकिन गोल्ड के बाद की कहानी में थोड़ी ट्विस्ट है। ये जो आपका रेड वाला रीजन है, रेड वाला जो रीजन है, वैसे देखें तो ये कैसा बन रहा है, रिंग के शेप में बन रहा है। तो वैसे क्या सोचेंगे कि यदि सर हम रेड, पूरे रेड का निकाल लें, रेड और गोल्ड मिला के निकाल लें और उसमें से गोल्ड वाले को माइनस कर दे तो काम बन जाएगा। यस, लेकिन जब आपके पास एक रिंग बने, हमें गोल्ड का तो सिर्फ चाहिए नहीं, सिर्फ रेड का चाहिए, सिर्फ रेड का चाहिए। तो इस केस में यदि हम गोल्ड को हटा दें तो आप देखिएगा एक रिंग बनता है, इस तरह का रिंग बन रहा है, इट्स फॉर्मिंग रिंग लाइक दिस। ये वाला पार्ट खाली है, हमें सिर्फ इसका चाहिए। तो रिंग के केस में जो एरिया का फॉर्मूला बन जाता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब बड़े वाले सर्कल में से छोटे को माइनस कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का ही यूज करने वाले हैं, बट कैपिटल आर कैसे निकलेगा वो अब हम लोग क्वेश्चन में समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक बार सबसे पहले शुरुआत करेंगे गोल्ड से। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, diameter is 21 सेंटीमीटर, so therefore r is equals to 21/2। हम इसको काटेंगे नहीं कि 21/7 के टेबल में आता है
और आपको पता है पाई में तो 22/7 लेना ही है, तो काम बन जाएगा वहाँ पे। तो लीव इट लाइक दैट, राइट। ओके, सो देयरफॉर जो एरिया निकल के आ रहा है दैट्स नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। तो पाई की तो आपको 22/7 लेनी है, इंटू आर लेना है 21/2। इज इट ओके? आई होप कि ये समझ आया। काट लें, 7 से गया 3 जा, 2 से इसको काट लें 11 जा। सो वी आर लेफ्ट विद 11 इंटू 3 इंटू 21/2। तो 11 इंटू 3 33 इंटू 21/2। फिर आगे क्या कर सकते हैं? 33 ना, 63 21 3 जा 63। सो ये आएगा 693/2। यदि हम इसको काटते हैं, इफ वी कैंसल एट, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 3 2 6 जा 0.5। सो देख लीजिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आपका टेबल टिप्स पे होना चाहिए, किसी भी तरह की गलती गुंजाइश नहीं है। 346.5 इज द सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया फॉर द गोल्ड रीजन। गोल्ड का पता चल गया, तो गोल्ड निकालना तो आसान था, कह रहे ये सर तो हो ही जाता, बट जो हमें समझना है वो है आगे की कहानी, वो है अब चलते हैं रेड वाले का चाल। इसको हटा देते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द रेड रीजन। रेड का निकालते हैं, और रेड का कैसे करेंगे, लेट्स थिंक ऑफ दैट। तो एरिया ऑफ ओनली रेड रीजन। तो मैंने क्या कहा कि यदि आप ओनली रेड का चाह रहे हो, तो क्या दिख रहा है आपको कि यदि हम सेंटर से पूरे रेड तक जाए, यानी कि गोल्ड प्लस रेड हो जाएगा, उसमें से गोल्ड वाले को माइनस कर दे तो काम बन जाएगा, यस और नॉट। तो ओनली रेड रीजन जो है यदि हमको चाहिए, तो ये हो जाएगा दैट विल बी, तो जो रेडियस बनेगा कैपिटल आर की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 10.5, जो कि आपका गोल्ड वाले का रेडियस है। गोल्ड वाले का क्या है रेडियस? 21 का हाफ ना सर, डायमीटर है। और देखिएगा वहां पे जो विड्थ है रेड का, वो भी तो 10.5 है। तो यदि आप पूरा रेडियस बनाएंगे, सेंटर यहां से चलिए आर तक, तो ये भी तो इंक्लूड हो गया। सो दैट गिव्स यू 21 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू तो पता चलेगी, कैपिटल आर की। स्मॉल आर आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि गोल्ड का लेना है 10.5, है ना। तो इस केस में जो फॉर्मूला बना, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। रिंग का एरिया ले रहे हैं हम लोग, रिंग में यही बनता है, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले को माइनस। अब आप यूज करिए वैल्यू 22/7 ब्रैकेट आर इज 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर। जब ऐसा निकल के आए ना, तो बिल्कुल स्क्वायर करने से बचिए और आइडेंटिटी यूज करिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां इजी हो जाएगा। तो देखिए कैसे, 22/7 ब्रैकेट 21 प्लस 10.5 एंड 21 माइनस 10.5। बोलिए हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी a माइनस बी, वही किया हमने। लेट्स डू दैट पार्ट फर्दर। तो 22/7 बेचारा अकेले घूम रहा है, ये इसका कोई काम हो नहीं रहा अभी। तो 21 प्लस 10.5 कितना, 21 एंड 10 31.5, और इधर माइनस करें तो 21 में से 10.5 तो वही बचता है, इनटू में आ गया आपका 10.5। 31.5 इंटू 10.5, कुछ कटेगा क्या? सोचिए। लग तो रहा है। 7 से इसको काट दें, 7 4 जा 28, 3 5, तो 7 7 नहीं 7 5 जा 4.5 बन गया।
तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 22 इंटू 4.5 इंटू में 10.5, ओके। 45 टू जा 90, 90 099। तो 22 को यदि हम 4.5 से करें तो रिजल्ट आता है आपका 99 और इनटू में 10.5। देख रहे हैं कैलकुलेशन कैसी हो रही है। हमेशा कोशिश इसमें रहिए कि आप कितना फास्ट और कितना एक्यूरेट कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ भी नहीं, टेबल को बस ध्यान में हमेशा रखिए, बस हो जाएगा काम। 99 से यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 100 से करते हैं तो 1050, उसमें से 10.5 चला गया तो 1050 में से यदि 10.5 गया तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ, कैसे किया? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट द करेक्ट वैल्यू? आई थिंक यही होना चाहिए। क्या किया हमने, क्या किया सर? बस सिंपल सा ट्रिक हमने अप्लाई करी है कि यदि आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले रेडियस रेड वाले रीजन का चाहिए तो इस पूरे गोल्ड प्लस रेड में से गोल्ड का माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे तो वो रिंग का शेप लेगा, और रिंग के शेप के लिए हमको एरिया पता है, दैट्स पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर। कैसे आया है? गोल्ड का रेडियस और ये जो विड्थ दे रखी हमें, समझ आया? रेड का पता चला। अब इसके बाद जो ब्लू ब्लैक और व्हाइट है, मैं आप लोगों को टास्क देता हूं, कुछ हिंट कर देता हूं, आप लोग बना के रखेंगे। देखिए ब्लू वाले केस में फॉर्मूला फिर से वही। अब इसके बाद ये गोल्ड और रेड दोनों माइनस होगा, तभी तो सिर्फ ब्लू का चाहिए आपको। ब्लू का बचाने के लिए, ब्लू का सिर्फ निकालने के लिए क्या करेंगे? गोल्ड एंड रेड दोनों माइनस करेंगे। तो मतलब कि पहले तो आप सेंटर से ब्लू तक का रेडियस पता करो, तो क्या हो जाएगा? 10.5 10.5 21 एंड 10.5 31.5 31.5 ब्लू तक का कैपिटल आर की वैल्यू इस बार हो गई। जो स्मॉल आर होगा वो ये और ये मिलके, यानी कि 21। बस हर बार आपको यही फॉर्मूला यूज करना, कैलकुलेशन स्ट्रांग रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब कैलकुलेशन में यदि आप अटक रहे हैं तो सर जी थोड़ा सा बेसिक्स को ध्यान रख लीजिए। बेसिक्स आपका फ्रैक्शन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कब साइन को चेंज करने पे किस तरह से वैल्यू चेंज होता है, साइन का थोड़ा ध्यान रख लीजिए, डेसिमल पे थोड़ा काम कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा काम आप जो है क्या कहते हैं, टेबल को तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ये ध्यान रख लीजिए। इन सब छोटे क्लासेस वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या? क्योंकि भाई आप तो 10th बोर्ड में हो और एंड ऑफ दी बिल्कुल एग्जाम के नियर, तो भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर गलत बात है, इट्स नॉट करेक्ट। ओके, सो नंबर 3 हमने खत्म कर ली है। अब यहां से आगे चलेंगे वन मोर क्वेश्चन के लिए, वन मोर क्वेश्चन। ओके, जस्ट वेट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इतना कहूंगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये सीखना है कि कैसे। लेट्स सी क्या है इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। कार की जो व्हील है वो 80 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर है, दोनों की एक एक करके। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। कार चल रही है 66 किलोमीटर पर आवर से। आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी जो पहिए हैं यानी कि व्हील्स हैं वो कितनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, कितनी बार फुल चक्कर लगाएगा, कितना में? 10 मिनट के अंदर। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फुल चक्कर लगाने, भाई कार चल रहा है, कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो क्या लेना देना है मुझे कितनी बार पहिया घूमे ना घूमे, हमको क्या, हमको बैठना है बस। सो बैठना है वो सही है, बट क्वेश्चन का जवाब तो देना पड़ेगा। आपके दिमाग की कैपेसिटी को चेक किया जा रहा है, तो दीजिए,
क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे? तो मैं जो यहाँ पे रिलेट कर पा रहा हूँ, व्हील का शेप सर्कुलर, बात क्लियर है। और ध्यान से देखिए, जब कोई भी व्हील रोटेट करता है, मूव करता है, तो उसकी जो बिल्कुल साइड वाला पार्ट होता है, मतलब कि जो ऐसे सर्कुलर पार्ट होता है, वही तो ग्राउंड से टच करता है। तो एक चक्कर लगाने के बाद एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन मतलब एक फुल चक्कर यदि लगा दे, तो वो उसका क्या है? सरकमफ्रेंस ही तो है। मतलब इस सर्कल का, अब ध्यान से देखिए, इस सर्कल का यदि यहां से शुरू किया और फिर ऐसे घूम करके फिर यहीं पे पहुंच गए, ऐसे घूम करके फिर यहीं पे पहुंच गए, तो व्हाट इज दैट? ये आपने बाउंड्री की ही लेंथ तो कवर करी है। अब बाउंड्री की लेंथ इज नथिंग बट द सर्कमफ्रेंस। तो कहने का सेंस, मुझे समझाना सिर्फ इतना है कि जब रेवोल्यूशन पूछ रहा है ऑफ अ व्हील इज नथिंग बट वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले केस में। तो हम क्या करेंगे, एक रेवोल्यूशन के लिए उसका सरकमफ्रेंस पता कर लेंगे। लेकिन कहानी यहीं पे अटकती नहीं है। कहानी कहां फिर जाता है? फिर जाता है आपका ये स्पीड वाले केस में। तो उसको कैसे समझते हैं? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। लिखेंगे वन रेवोल्यूशन इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सो दैट मीन्स 2 पाई आर, दैट मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 80 सेंटीमीटर तो डायमीटर है, तो आर लगा दीजिए 40 हाफ करके। तो रिजल्ट जो आ रहा है 22 2 जा 44, 44 4 जा 176 आई थिंक सो अपॉन 7 सेंटीमीटर। ये आ गया 1760 अपॉन 7 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ, सॉरी, इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मतलब कि ये एक रेवोल्यूशन में उसकी जो व्हील है कार की, वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस ही तो है उसके लिए। एक चक्कर लगाया आपने तो इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट तक घूम के आगे चले गए, सो दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड, इतना गया। अब इसके आगे वाले स्टेप पे चलते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक। 10 मिनट के अंदर ये कितनी बार घूमेगा यदि उस कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। 66 किलोमीटर पर आवर। तो सारा खेल उसके स्पीड में ही छिपा हुआ है, क्योंकि आपको यह पता चल गया कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया उसका व्हील। तो यदि हमें 10 मिनट के अंदर पूरा डिस्टेंस पता चल जाए कि पूरा कार कितना जा रहा है, 10 मिनट में कितना सेंटीमीटर उसने कवर किया, तो एक व्हील के डिस्टेंस यदि डिवाइड कर दे, मतलब एक रेवोल्यूशन के डिस्टेंस से टोटल डिस्टेंस को, तो विल गेट ना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो सारा खेल जो है इसके किसमें है छिपा हुआ? स्पीड में। तो लेट्स लिखेंगे सिंस स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू 66 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे एक बात बहुत क्लियर समझना है, क्योंकि आपको चाहिए आंसर मिनट में, क्योंकि मिनट का पूछ रहा है वो, और जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में आपको पता है रेवोल्यूशन का। तो दोनों ये यूनिट जो है उसको बदलने की जरूरत है। किलोमीटर पर आवर है तो उसको सेंटीमीटर पर मिनट में बदलिए। कैसे? आप लोग बताइएगा कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। याद है आप लोगों को? किसी को? हमने पढ़ा एक टेबल की सेंटी, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो जितना, यदि आपको बड़े यूनिट से ऊपर की तरफ, स्मॉलर की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई, राइट? तो आई थिंक मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर में 5 स्टेप हम लोग अपवर्ड जाते हैं, सो दैट विल गेट यू 1 लाख। 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यदि हम लिखें इसको, सिंस 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो देयरफॉर 1 मिनट में देखते हैं 1 मिनट में कितना कवर करेगा ये।
तो 66 इंटू 1 लाख, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट सा क्रूशियल है ये पार्ट समझना। हम इसको सेंटीमीटर में और मिनट में चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें उसी के बेसिस पे ही जो वैल्यू पता करनी है। तो वी जस्ट हैव कन्वर्टेड दिस 66 इंटू दिस 1 लाख, और अपॉन में हमें क्या करना है, 60 से डिवाइड करनी, क्योंकि यू नो दैट 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, राइट। तो अब आप देख लो कि ये जीरो तो ये जीरो से गया, 6 से इसको 11 बना दिया, एंड वी आर हैविंग द वैल्यू 114 टाइम्स 0 मीन्स 1,10,000 सेंटीमीटर इज द वैल्यू इन 1 मिनट। 1 मिनट में इतना कवर करेगा डिस्टेंस। तो हमसे पूछा गया है 10 मिनट में, तो देयरफॉर इन 10 मिनट्स, तो ये हम क्या करेंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1,10,000 into 10, that will get you 11 lakh। एक जीरो बढ़ गया सेंटीमीटर, मतलब कि वो कार जो है 10 मिनट के अंदर इतना जा रहा है, 11 लाख सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो रही है? कैसे आया ये मैंने, अब देखो डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही क्या थी, जरूरत सिर्फ इतना था क्योंकि हमारे पास जो एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस पता है, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पता चल गया है, एक रेवोल्यूशन का पता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए, डिवाइड करिए, यू विल गेट दैट वैल्यू। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन is equals to total distance covered in 10 minutes, that's 11 lakh, okay, and upon में distance covered in 1 revolution, that's 1760 upon 7। इस चीज को आप याद रखिएगा, फॉर्मूला क्या लगाया हमने, total distance covered in 10 minutes upon distance in 1 revolution। ये किया हमने इस बात को। अब देखिए ये अपॉन में 7 तीसरे बार में आ रहा है, तो इसको ऊपर ले जाएं, तो यदि हम ऊपर ले जाएं तो जो नेक्स्ट स्टेप बन रहा है 1 इंटू 7 अपॉन में 1760, एक जीरो तो हम काट सकते हैं, तो ये बन रहा है 177, 11 7 जा 77, 4 बार 0 अपॉन में 176। इसको डिवाइड करके आपको देखना है। मेरे ख्याल से मुझे जितना पता है, क्योंकि मैं बहुत बार बना चुका हूँ इस क्वेश्चन को, तो मुझे पता है 4375 आई थिंक आना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। 4375 रेवोल्यूशन। एक बार इसको कैलकुलेट करके देखना है आपको। ओके, सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड। इस तरह से ही बनेगा। कैसे किया, एक बार दोबारा से रिकैप करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला काम तो ये था आपका कि ये समझना कि एक रेवोल्यूशन सर्कमफ्रेंस के बराबर ही होता है। एक चक्कर लगाना उसके बाउंड्री का डिस्टेंस कवर करता है, तो दैट इज 1 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस 2πr से पता कर लिया, 1760 अपॉन 7 करके, दैट इज द वैल्यू। फिर हमारे पास स्पीड ऑफ कार पता है, बट कार की जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर है। वो यूनिट तो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि यहां पे वैल्यू है सेंटीमीटर और टाइम दे रखा है आपको मिनट में। तो हमने फिर से वही काम किया, किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दिया इनटू सेंटीमीटर मिनट में। तो हमने क्या देखा कि 1 किलोमीटर इज 1 लाख के इक्वल है सेंटीमीटर। 1 मिनट में 66 इंटू 1 लाख, और चूंकि आर था इसको 60 से डिवाइड किया, सो वी गॉट दिस वैल्यू 1,10,000 सेंटीमीटर इन 1 मिनट। 10 मिनट में 10 से मल्टीप्लाई करके 11 लाख। फिर वहां से नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, 10 मिनट में जो टोटल किया उसने, अपॉन में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन। यही करते हैं ना सर, काट पीट के आ गया 4375। नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करिए, रिपीट करूंगा, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। जब तक आप लोग समझे नहीं आगे मत बढ़िए सर। कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
सिर्फ बनाते जा रहे हैं, सिर्फ बनाते जा रहे हैं इन द सेंस कि समझ के बनाइए कि क्या कर रहे हैं हम उस क्वेश्चन में। दैट्स व्हाट इज द मोटो, शुड बी द मोटो फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को समझने लगते हैं तो फिर उसमें इंटरेस्ट डेवलप होती है और फिर मन लगेगा सर, बहुत मन लगेगा बनाने में। मैथ विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये था आपका 12.1 एक्सरसाइज 4th। इसका जो 5th क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वो टास्क है, अगेन बना के देखिएगा कि कैसा है वो क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर द डे। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट एंड वेरी एक्साइटिंग वीडियोस ऑफ द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।